हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एट द टाइम ऑफ Huinsang's visit, नालंदा had 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नालंदा में जब ह्वेनसांग आए थे तो उस समय स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो 10,000 थी और जो टीचर्स थे वो 1,500 थे। From this, it is obvious that teachers could pay individual attention to the education and training of their students. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो था टीचर्स और स्टूडेंट्स का, तो इससे ये पता चलता है कि जो टीचर थे वहाँ के, वो इंडिविजुअल अटेंशन जो है दे सकते थे हर एक स्टूडेंट्स को, और उनको उनको एजुकेशन देना और ट्रेनिंग देना जो है ये इजी हो जाता था उनके लिए। इन फैक्ट नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। और वास्तव में नालंदा जो था उस समय एकमात्र सेंटर था किसका, तो हायर एजुकेशन का। सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च। और ये किस तरह से था, तो एकदम बिल्कुल एक समान था जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च आज हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ भी रिसर्च वगैरह किया जाता था। विच वी आर नाउ प्रोपोजिंग टू एस्टेब्लिश हियर, जो अभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं कि हम लोग जो इस सेरेमनी पे आए हैं कि मतलब कि यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करना है। तो ये जो स्थापना होगी वो बिल्कुल उसी नक्श कदम पर होगी जिस पर नालंदा यूनिवर्सिटी पहले था। Scholars from such distant countries as China, Korea, Tibet, Turkestan and Mongolia came to Nalanda to study and collect Buddhist literature. और जो विद्वान हुआ करते थे अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया, तो इन सब जगहों के जितने भी विद्वान वगैरह थे वो नालंदा आए थे स्टडी करने के लिए और बुद्धिस्ट लिटरेचर को कलेक्ट करके वहाँ ले जाने के लिए। तो वो ऐसा नहीं था कि यहाँ के लिटरेचर को कलेक्ट करके ले जाते थे, मतलब उसको कॉपी करते थे और उसकी नकल को वो ले जाते थे। तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होता था वो यहीं रह जाता था। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, और एशिया में ये सबसे बड़ा लाइब्रेरी यहाँ हुआ करता था। इट वॉज फ्रॉम नालंदा दैट कॉपीज ऑफ, और नालंदा से क्या हुआ, तो बहुत सारा कॉपीज किस चीज़ का, तो मेनी मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, तो गौर से समझिए कि जो कोई भी व्यक्ति किसी कहानी को या किसी भी किताब की रचना करता है, तो वो पहला कॉपी जो होता है वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। तो उसका बहुत सारा कॉपी, जैसे मान लीजिए बाहर के देशों से विद्वान लोग आए तो उन्होंने उसकी नकल तैयार की और उसको क्या किया, तो आगे बतलाया जाएगा। थ्रू ट्रेवलिंग पिलग्रिम्स रीच्ड चाइना एंड वर ट्रांसलेटेड इन चाइनीज। तो चाइना तक ले जाया गया कॉपी करके उसको, और चाइनीज भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया। इन अ वे नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ एज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। तो इस तरह से क्या हुआ, तो नालंदा जो है उभरकर सामने आया किस रूप में, तो सेंटर ऑफ हायर लर्निंग के रूप में। एंड इट वाज कंसिडर्ड अ मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद नालंदा। और उस समय क्या था, तो नालंदा से संपर्क होना भी जो है एक सम्मान की बात थी। द सिटीजन्स इंश्योर्ड द preservation of many a rare volume by getting copies and keeping them here for safe custody। और जो सिटीजन्स थे यहाँ के वो इंश्योर करते थे इस बात को कि जितने भी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं या वॉल्यूम्स वगैरह हैं रेयर रेयर, जो बहुत मुश्किल से कहीं मिलते हैं, तो उसको सुरक्षित रखा जाए। When in the 12th century its library was destroyed, और जब 12वीं शताब्दी में इसके लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। Many of the manuscripts had already found their way to नेपाल एंड तिब्बत। तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो नेपाल और तिब्बत जो है वो उस समय तक पहुंच चुके थे, उससे पहले तक। क्यों? क्योंकि उनके कॉपीज जो है बहुत सारे विद्वानों ने लेकर के अपने अपने देश चले गए थे। एंड मेनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टिल देयर, और कुछ स्क्रिप्ट्स जो है बहुत सारे मतलब कि वहाँ आज भी हैं विद्यमान। पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं, विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन 100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा। तो नालंदा में बिना किसी पर्टिकुलर रीजन का रेफरेंस देते हुए लगभग 100 जो लेक्चर्स है वो
डिलीवर किए जाते थे, दिए जाते थे। Both Brahminical and Buddhist literature, philosophy, science and art formed part of the syllabus of Nalanda University। और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था उसका पार्ट क्या क्या था, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर था, ब्राह्मणिकल लिटरेचर था, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा जो रचा गया लिटरेचर है, जैसे वेदास वगैरह हो गया, तो ये उसके बाद फिलॉसफी हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, तो इन सारे चीज़ों को जो है सिलेबस के तौर पे जो है वहाँ पढ़ाया जाता था। अ मेजोरिटी ऑफ द मॉन्क्स, और ज़्यादातर जो मॉन्क्स हुआ करते थे, यूज टू स्टडी द वर्क्स ऑन महायान एंड द अदर 18 निकायास ऑफ बुद्धिस्ट फेथ। तो ये जो महायान है या इसके और बुद्धिस्ट फेथ के मतलब कि और 18 निकाय वगैरह हैं, तो उसका अध्ययन जो है मॉन्क पुजारी लोग जो है वो किया करते थे, जो बुद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। बट देयर ऑल्सो was प्रोविजन फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ द वेदास एंड अलाइड लिटरेचर। तो वहाँ पे और भी मतलब कि जो है स्टडी का प्रोविज़न था, प्रावधान था, चाहे वो वेद से संबंधित लिटरेचर हो या कोई और लिटरेचर हो, तो सबका एक तरह से वहाँ पे मिश्रण था कि लोग वहाँ जा कर के लिटरेचर का अध्ययन अच्छे से कर सकते थे। The liberalism practiced by the educational authorities of Nalanda was unique, and seeds of Nalanda's rise and progress lay in the academic। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लिबरलिज्म की जो प्रैक्टिस वहाँ की जाती थी वहाँ के एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो यूनिक था। तो लिबरलिज्म क्या हुआ, तो उदारवाद। तो ये ऐसा था कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको बिना भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन लोगों को जो है शिक्षा दी जाती थी। तो वही कहा गया है, एंड सीड्स ऑफ नालंदाज राइज, और नालंदा का जो उदय था उसका जो बीजारोपण था, एंड मतलब कि नालंदा राइज एंड प्रोग्रेस, यहाँ पे कहा गया है कि नालंदा का जो राइज था या प्रोग्रेस था उसका जो बीज था, ठीक है, ले इन द एकेडमिक attitude which freely expose itself to the religion and philosophy of all mankind without any prejudice whatsoever। तो जैसा कि पहले ही बतला दिया है मैंने अभी कि बिना किसी भेदभाव का जो शिक्षा वहाँ दिया जाता था, तो यही चीज एक बीजारोपण था नालंदा के उद्भव का, उसके विकास का। पॉइंट नंबर 8, द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ड्रॉन अप विद ग्रेट विजडम। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो बहुत ही बुद्धिमानी से जो है वो ड्रॉन किया गया था, खींचा गया था, एंड बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट्स वे आर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल। और उसको फॉलो करके, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते थे इन देयर डेली लाइफ। इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। तो वहाँ जो है 5 सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी रूप से पढ़ाए जाते थे, जैसे कि ग्रामर हो गया, बाय विच वन कुड गेट एन एडुकेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकता है। लॉजिक हो गई, तो लॉजिक की भी पढ़ाई होती थी, विच taught the student to judge every issue rationally। तो लॉजिक क्या होता है, तो कोई भी इशू होता है समाज में, कोई भी मुद्दा होता है, तो उसको हम रैशनली सॉल्व कर सकते हैं सोच विचार करके। तो लॉजिक की पढ़ाई होती थी, मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी, स्टडी ऑफ विच एनेबल द स्टूडेंट टू कीप हिमसेल्फ एज ऑल्सो अदर्स इन परफेक्ट हेल्थ। तो मेडिकल साइंस की पढ़ाई किस लिए होती थी, तो लोग खुद को भी और दूसरों को भी जो है स्वस्थ रख सकें। एंड लास्टली हैंडीक्राफ्ट्स, और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स की भी पढ़ाई होती थी। तो ये तो अभी 4 हुआ, आगे और बतलाया जाएगा। नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वाज कंपलसरी। तो एक चीज़ मैं बतला देना चाहूँगा कि हैंडीक्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है। तो हैंडीक्राफ्ट होता है मतलब कि हाथ से कुछ निर्माण करना। आप लोग अक्सर जो है कुछ नया जो है निर्माण करते होंगे, अपने से खुद से बनाते होंगे, तो वो हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह की शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि जो है लोग आत्मनिर्भर बन सके। नॉलेज ऑफ वन
क्राफ्ट और अनदर वाज कंपलसरी। तो क्राफ्ट जो है वो चाहे कोई एक क्राफ्ट के बारे में जानकारी हो या किसी और क्राफ्ट के बारे में जानकारी हो, तो ये कंपलसरी था टू मेक द स्टूडेंट्स फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, वो पैसे के लिए किसी पर निर्भर न रहें। बिसाइड्स दीज 4 सब्जेक्ट्स, और इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा रिलीजन एंड फिलोसफी वेयर स्टडीड, यहाँ इज नहीं होगा, तो फिलॉसफी और रिलीजन भी जो है वो पढ़ाया जाता था वहाँ, लोग पढ़ते थे उसको, डिपेंडिंग इन वंस ओन स्पेशल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये किसी भी व्यक्ति के खुद के इंटरेस्ट के ऊपर होता था कि 5वां सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना चाहे तो ये उसके ऊपर है।